रुपए का कहां से लाओगे? आज से 25 साल पहले 20 साल पहले सब्जी मिला करती थी 10 रुपया किलो, अब सब्जी पहुंच गई 100 रुपया किलो। आज से 25 साल पहले सेब मिला करती थी 20 रुपया किलो, अब सेब मिलती है 200-250 रुपया किलो। और 2030 तक आते आते सेब की रेट होगी 1000 रुपया किलो। कहां से खिलाओगे? फिर बच्चों को पता क्या बोलोगे? बेटा एक लाल लाल फल आता था हमारे जमाने में, जिसे हम छील कर खाते थे, उसका नाम था सेब। अब तो बेटा देखने को ही नहीं मिलता, बहुत महंगा है ना। क्या करोगे उस समय? अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। और हमारा यंगस्टर्स बीमारी का शिकार हो रहा है। आपको बता देता हूं हिंदुस्तान के आंकड़े 2023 और 24 के अंदर 80% यंगस्टर बेरोजगार है, और जिसका भी 10% डिप्रेशन का शिकार है, दवाइयां खा रहे हैं, और उसका भी 10% आत्महत्या कर रहे हैं घर में पंखे से लटक के। काम है ही नहीं, नौकरियां है ही नहीं। और ये जो बच्चा है बेटा, जरा ये जो बच्चा है आज की तारीख में बड़ा प्यारा लग रहा है, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जब ये मेरी उम्र का होगा, इसे नौकरी नहीं मिलेगी और ये डिप्रेशन में जाएगा, तब क्या करोगे? किसके लिए भाग रहे हो आप लोग? इस बच्चे के लिए। आपको इसका फ्यूचर ही नहीं पता कि भविष्य में इसका भविष्य क्या बनाना है आपको। डॉक्टर बनेगा बेटा, डॉक्टर तू बनेगा तो लाइन लगी पड़ी है। पापा 98% से पास हुआ था, कितने परसेंट से? दिल्ली में 99 वाले पहले ही घूम रहे हैं, अब क्या करोगे? है जी, क्या करोगे? कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है, हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और कल को ऐसी नौबत ना आए, भगवान न करे, अगर उसको फांसी पर लटकना पड़ा तो किसी और को दोष मत देना, अपने आप को दोष देना कि आपके पास मौका तो था आरसीएम के रूप में, लेकिन अपनाया नहीं। लेकिन अपनाया, बात समझ में आ रही है मेरे को? Yes. इसलिए दोस्तों, जिंदगी को खत्म करना चाहते हो तो आज यहां से एक डिसीजन लेके जाना। मैं आपके सामने रवि शर्मा यहां पे पैसा कमाने नहीं आया, मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे पास इतना पैसा आता है इतना आप सोच भी नहीं सकते। मेरी लाइफ स्टाइल वो है कि जिस चीज पर मैं हाथ रखता हूं मेरी हो जाती है, मुझे सोचना नहीं पड़ता खरीदने के लिए। ये ताकत सिस्टम ने मेरे को दी, ये पावर सिस्टम ने मेरे को दी। किसी की शर्तों पर मैं अपनी जिंदगी नहीं जीता, मैं अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीता हूं। क्या बात। अकेले ही चला था राहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, बनता गया, बनता गया। पर चला तो था, पर चला तो था, नहीं चलता तो या तो इस बिजनेस में आना मत, और अगर आ गए तो रुकना मत। या तो आना मत, मैं खुद बोलता हूं, या तो आना मत, जरूरत नहीं है हमारे को भी। आज से 25 साल सॉरी आज से 20 साल 22 साल पहले मेरे फादर ने जब चालू किया, तब लोग बोला करते थे ये कोई चलेगी क्या, ऐसे कोई चलती है क्या? आज 22 साल बाद भी वो यही बोलते हैं, तो फिर चलती कैसे? फिर चलती कैसे है? अरे किसको चेक कर रहे हो यार? इस कंपनी को? साले 22 साल के अंदर हिला के रख दिया पूरे हिंदुस्तान को, आप उसको चेक कर रहे हो? खुद को चेक कर लो, खुद का। अरे जब रवि शर्मा की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई है, आपको तो बहुत आगे जाना है मेरे दोस्त। हम हैं आपके साथ खड़े, लेकिन कम से कम अपना हाथ तो बढ़ाइए, अपने हाथ को हमारे हाथ में तो रखिए। हाथ भी आता तो कांपता हुआ आता है कि रखूं कि ना रखूं। कहीं सर ने बोल दिया डायमंड क्लब करना पड़ेगा तो ओ, ये तो दशरथ मान जी ने पहाड़ खोदा, उससे भी खतरनाक काम है ना? उससे तो 22 साल में पहाड़ ही खोद दिया। मैं डायमंड क्लब करूंगा तो बुखार आ जाएगी, बीपी चेक कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, जल्दी चेक कर, मरने वाला हूं जिंदा हूं। ये थॉट अपने दिमाग से निकाल दो। Am I right, सर? Yes. अगर अपने बच्चे को इस बेरोजगारी की जिंदगी से बचाना चाहते हो तो निर्णय ले लेना आज, नहीं तो आपको भगवान भी मौका, क्योंकि दुनिया में दो चीजें कभी नहीं रुकी, पहला समय और दूसरा आरसीएम। न ये रुका है न ये रुकेगा।
आगे बढ़े। Yes. अब तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तीसरी कैटेगरी है दोस्तों हमारे समाज की, जिसे बोला जाता है ड्रीमर, जो होते हैं पागल सपनों के पीछे, ख्वाबों के पीछे। ये वो लोग होते हैं जब तक इनके सपने पूरे न हो जाए ये न चैन से सोते हैं न सोने देते हैं। ये वो लोग होते हैं जब तक अपने टारगेट को प्राप्त ना कर ले अगले टारगेट की तैयारी चालू कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जब तक जिंदगी में कुछ पा न ले इनको नींद नहीं आती। ये कभी टीवी नहीं देखते, ये अपने सपनों को देखते हैं। इनके कमरे के अंदर आपको टीवी नहीं मिलेगा, सपने की एक दीवार मिलेगी जिस पर इनके ड्रीम लिखे होते हैं। और ये जितने आगे बैठे हैं ना, ये सब वो पागल हैं जो ड्रीमर हैं। एक जमाने में इनमें से कोई किसान था तो कोई नौकरी करने वाला था तो कोई क्या था तो कोई क्या था, लेकिन आज इन्होंने इस बिजनेस में आके अपने आप को साबित किया कि अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। ड्रीमर्स बने। मेरे फादर पहली कैटेगरी में थे, सरकारी नौकर, वहां से निकल के सीधी थर्ड कैटेगरी में आए। कहते हैं कि स्टोरी मोटिवेट करती है इंसान को। मैं अपनी छोटी सी एक कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। मेरे परिवार की वो कहानी जिसने इस जिंदगी को देखा और इस जिंदगी को देख के एक चीज समझ में आ गई कि अगर आगे बढ़ना है तो व्यवसाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्यवसाय, बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस भी ऐसा करना पड़ेगा जिसमें 0 रुपया लगता हो। क्या लगता हो? मैं थोड़ी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो माफी चाहूंगा, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इसलिए थोड़ा सा बैठ गया हूं 2 मिनट के लिए। प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नो। अभी वापस खड़ा हो जाऊंगा। राइट। मेरे फादर इस कैटेगरी में हुआ करते थे, सरकारी नौकर थे। दोस्तों मैं बहुत गरीब परिवार से रहा हूं। आप लोगों को बता दूं, आपको मेरी स्टोरी सुन के आपको शायद अजीब लगेगा। मैं उस परिवार से निकलकर आया हूं जहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे दादाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पिताजी के? यस। मेरे दादाजी 10 बाय 10 के कमरे में रहा करते थे किराए पे। किस कमरे में? 10 बाय 10 के कमरे में किराए पे रहा करते थे। आजकल लोगों के बाथरूम का साइज होता है। राइट सर? दिख रहा नहीं दिख रहा पीछे तक? यस यस। ये कमरे का साइज हुआ करता था और हमारा परिवार 7 जनों का था। मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी और उनके भाई बहन, टोटल 7 पीपल्स। घर के हालात ये थे, मेरे दादाजी उस समय मजदूर थे। क्या थे? मजदूर थे। और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करते थे। कभी कभी तो ऐसा दौर आता था कि घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं होता था, तो मेरे पिताजी छोटी सी उम्र के अंदर अपने भाई बहनों के साथ पेट पे कपड़ा बांध के सोया करते थे जिससे भूख ना लगे, गीला कपड़ा करके। घर में गैस नहीं हुआ करती थी, चूल्हा हुआ करता था। और चूल्हे को जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं होती थी। जो गाय गोबर जानते हैं, गाय का वेस्ट जो होता है, उस गोबर को सड़क के ऊपर से मेरे पिताजी इकट्ठा करके लाते थे और घर पे लाके उसको सुखाते थे। और सुखाने के 2 दिन बाद उस गोबर से मेरे घर का चूल्हा जलता था। हमारे पास कुछ भी नहीं था, न खेत थे न खलियान थे, न जमीन थी न जायदाद थी। मेरे पिताजी अक्सर दादाजी ये बोला करते थे मेरे पिताजी को कि तू तेरी जिंदगी जाने, तेरी पढ़ाई जाने, तू जो करना है कर। और आप लोगों को बता दूं, इतनी सी उम्र के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ जिसको मैंने भी खड़ा किया था, मेरे फादर इतनी सी उम्र के अंदर कचौरी बेचा करते थे, कचौरी की दुकान पर जाके, जिससे कि 2 पैसा कमा के लाए। और उस पैसे से मेरे घर के अंदर 2 वक्त की रोटी है। वो दौर मेरे परिवार ने देखा। सरकारी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी। कौन सी स्कूल में? सरकारी स्कूल के अंदर। उसके अंदर भी एक पैंट हुआ करती थी, उस समय खाकी कलर की पैंट चला करती थी जैसे पुलिस की वर्दी होती है, और व्हाइट रंग का। और उसको भी क्या फटा हुआ कपड़ा था तो अलग कलर के धागे से सिला हुआ था, लाल कलर काला कलर ऐसे सिल के उस एक ड्रेस को पहन के मेरे फादर स्कूल जाया करते थे। वो अक्सर मेरी मम्मी दादी से पूछा करते थे कि आज खाने के लिए कुछ घर में है, तो मेरी दादी बोलती थी आज कुछ भी नहीं है खाने के लिए। तो मेरे पिताजी खाने के लिए जुगाड़ के लिए निकल जाते थे बाहर। मेला होता है, मेला जानते हैं ना? यस। मेले के अंदर जाके मेरे पिताजी ने उस समय एक
लॉटरी सिस्टम चला करता था, ऊपर खिलौने लगे रहते थे, नीचे एक चिट लगा रखी थी, इसको फाड़ते थे, उसको खोलते थे। अगर खिलौना निकल गया तो उस आदमी का हो जाता था, नहीं निकल गया तो 1 पैसा या 1.5 पैसा वो कमा के लाते थे। ऐसा वो काम किया करते थे। ऐसे मेरे पिता ने अपना बचपन निकाला, जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में खेलते हैं या खुश रहते हैं, वहां मेरे पिताजी ने स्ट्रगल चालू कर दिया था। उन्होंने अपना कॉलेज का अपना स्कूल कंप्लीट किया, यही काम कर करके कचौरी बेच बेच के उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया। और स्कूल से निकल के वो जब कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो कॉलेज के अंदर राजस्थान में एक जगह है अजमेर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। Yes. अजमेर के अंदर एक कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, पता कर लेना। उस डीएवी कॉलेज में मेरे फादर ने एडमिशन लिया। कॉलेज की भी ये हालत थी कि पहनने की एक ड्रेस थी, एक पैंट हुआ करती थी, एक शर्ट हुआ करती थी। हेलो। और कॉलेज से आने के बाद उस पैंट शर्ट को धो के सुखा देते थे। और आपके यहाँ पे मुझे नहीं पता, वहां वो लुंगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो ऐसे में बांधते हैं साइड में, और बनियान, उन कपड़ों को पहन के ढाबे के ऊपर पे लोग को कचौरी पकड़ाते थे, खाना पकड़ाते थे, और रहते भी उसी ढाबे में ही थे। दिन में कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आने के बाद शाम को ये काम किया करते थे। मेरे पिताजी का बचपन का दोस्त मेरे पिताजी को बोला करता था कि तू एक काम कर, ये काम मत, तू को ढाबे पे मत रहे, तू मेरे साथ रूम में रहा कर। तो मेरे पिताजी बोला करते थे किराया नहीं है देने के लिए। तो मेरा पिताजी का बचपन का दोस्त उनको बोलता था एक काम कर, तू किराया मत दे, मेरे साथ वैसे ही रह लिया कर। तो मेरे पिता ने वहां रहना चालू कर दिया, पढ़ाई स्टार्ट करी। उस जमाने में 2 टैबलेट आया करती थी मार्केट में, एक नींद आने की और एक नींद नहीं आने की। मेरे पिताजी नींद नहीं आने की गोलियां खा खा के पूरी पूरी रात पढ़ाई करते थे। और जब मेरे फादर कॉलेज से निकले तो मेरे फादर कॉलेज से निकलते राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए, इक्वल टू IAS ऑफिसर। एक महीने की सैलरी 25,000 रुपया महीना उस जमाने में। जैसा भी किसी शख्स ने संक्षेप में बताया था, आपने बताया था, जो स्टोरी आपने कहीं सुनी है। मेरे फादर की उस समय महीने की एक सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, गाड़ी पर लाल बत्ती, सरकारी नौकर घर में, शानदार पापा जी को मिला हुआ गवर्नमेंट का क्वार्टर बोला जाता था उसमें, क्वार्टर, अभी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, क्वार्टर मिलते थे, सरकारी क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। फादर के ऑफिस के अंदर AC लगा हुआ था उस जमाने में, कंप्यूटर लगा हुआ होता था। और मेरे फादर की जितनी यूनिट थी जिससे रुई से धागा बनता है, जितनी भी कोऑपरेटिव मिल थी उनको 1 सेकंड में बंद कर सकते थे, खोल सकते थे, इतनी पावर थी। और 11 सेक्रेटरी थे उनके, हर एक मिल में 2 सेक्रेटरी 3 सेक्रेटरी बैठा करते थे। एक मजदूर का बेटा आज एकदम से ऑफिसर बन गया। जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। करीबी 2 चीज सिखाती है, या तो बिगड़ जाओ या बन जाओ। या तो बिगड़ जाओ या बन जाओ। कंपनी से फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो, मैं मीटिंग में हूं सर, मैं थोड़ा फ्री होकर करता हूं प्लीज। हाँ जी, पिताजी सरकारी अधिकारी बन गए, सब कुछ मिल गया सर। 25,000 रुपया सैलरी, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर, लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई। OP शर्मा फादर का नाम था। मेरे को आज भी याद है कि पिताजी से मिलने से पहले कार्ड अंदर जाता था, फिर आदमी जाता था, उनसे मिल नहीं सकते थे। ऑफिस जाते थे तो दरवाजा खोलता था, ड्राइवर सलाम करता था खटाक। ऑफिस का दरवाजा खोलने से पहले सलाम करता था खटाक। हेलो, अगर ऐसी जिंदगी आपको मिल जाए तो कैसी लगेगी? बहुत बढ़िया जी सर, बहुत अच्छा लगेगा। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार जिंदगी में तो शानदार। शानदार लगी रे जिंदगी। हेलो यार, आप लोग बोलते नहीं, मेरा जरा पसंद नहीं आ रहा। अब ये तो बदल नहीं सकता, तो बोल ही लो। कैसी लगेगी मैडम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत शानदार लगेगी। हेलो,
अरे भाई सबको शानदार लगेगी या नहीं लगेगी? हाथ खड़ा करो। यस, मजा आया। क्यों लगेगी? क्यों लगेगी? आप यही मेरे कुछ क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। जिंदगी शानदार लगी ना? ओके। सरकारी बंगला किसका, पिताजी का या सरकार का? सरकार का। सरकारी गाड़ी किसकी, पिताजी की या सरकार की? सरकार की। लाल बत्ती किसकी, पिताजी की या सरकार की? सरकार की। नौकर किसके, पिताजी की या सरकार के? सरकार की। वो कुर्सी किसकी, मेरे पिताजी की या सरकार की? सरकार की। मेरे पिताजी का क्या? मेरे पिताजी का क्या? तो फिर बढ़िया कैसे? पागलों की तरह भाग रहे हो सरकारी नौकर बनने के लिए। 70 साल गुलामी करके जब रिटायर हो गए ना, 60-70 साल में, तो उस ऑफिस का चपड़ासी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि तू कौन है? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सर परफेक्ट है। उस ऑफिस से अगर एक पेन उठा के ले आओ ना, एक पेन, मेरी गारंटी वो पेन भी रखवा के जाएगा कि सरकारी पेन है, ये छोड़ के जाना। तो मुझे बताइए, जब कुछ सब कुछ सरकार का, मेरे पिताजी का कुछ नहीं तो बढ़िया कैसे और इतने दीवाने क्यों हो रहे हो आप सरकारी नौकरी के पीछे? 60 साल नौकरी करने के बाद 60 लाख रुपए मिलते हैं, जो आपके प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा होते हैं, जो भी आपको बोलते हैं। वो पैसा मिलने के बाद 60 साल के अंदर 70 साल की उम्र तक आते आते उस 50-60 लाख रुपए में से 20 से 30 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं घर बनाने में, 20 लाख रुपए खर्च हो जाता है बच्चों की एजुकेशन में, 10 लाख रुपए 12 लाख खर्च हो जाते हैं बच्चों की शादी में। ये तो खत्म नहीं हुआ, अगर एक बच्चा और है तो फिर कर्जा और लेना पड़ता है, कर्जा और लेना पड़ता है शादी करने के लिए। ठीक है सर? अरे 70 साल की नौकरी करने के बाद 80 साल की उम्र तक आते आते बैंक बैलेंस हो जाता है जीरो, और बैंक बैलेंस जीरो होने के बाद अपनी बहू को बोलते हैं, बहू एक कप चाय पिला दे, तो बहू बोलती है चुपचाप कोने में बैठे रहना, जब टाइम होगा तब पिलाऊंगी। 70 साल गुलामी करने के बाद सरकार की अगर आपके बुढ़ापे का बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो ऐसी नौकरी किस काम की जिसके पीछे आप लोग भागे जा रहे हो, पागल हो रखे हो। हेलो, अरे ये बिजनेस देखिए, 18 साल से ऊपर होने के बाद अगर 100 साल के भी हो गए तो बोलेगी तेरा स्वागत है। 70 साल के बाद दुनिया का कोई आदमी काम नहीं देता, और आरसीएम बोलती है अब तेरा काम चालू हुआ, आजा। अरे मर रहे हो ना, मर रहे हो, वेंटिलेटर पे पड़े हो, डॉक्टर बोल रहा 2 घंटे में जाने वाला है, फॉर्म साइन कर देना, होगी ज्वाइनिंग और मर जाना। 2 घंटे बाद भी बिजनेस देकर जाओगे परिवार को। ये ऐसा व्यापार है जो समझ में नहीं आ रहा, सरकारी नौकरी समझ में आ रही है। कैसी लगी सरकारी नौकरी? बहुत खराब सर। बहुत खराब खराब सर। बहुत खराब सर, बहुत खराब, खराब सर, बहुत खराब गुरुदेव। बहुत खराब। ऑर्डर पहले तो बड़ी अच्छी लग रही थी, थोड़ी देर पहले तो साहब नौकर सरकारी अधिकारी हैं, है जी। ये साहब जब तक चेयर पे हैं रोज इनको सलाम पड़ता है, और जिस दिन चेयर से जाएंगे उस दिन वो भी बोलेगा कौन, चलो वो ये आपका काम अब दूसरा आने वाला है। ऐसी नौकरी किस काम की दोस्तों, सोचकर देखिए आप लोग। ये चीज मेरे फादर को समझ में आ गई, उनको समझ में आ गया कि नौकरी करने से तो काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने एक छोटा सा काम किया, वो एक निर्णय का इंतजार कर रहे थे, एक बिजनेस का इंतजार कर रहे थे कि बिजनेस क्या करें। तभी आरसीएम बिजनेस हमारे परिवार में आया। एक शख्स भिलवाड़ा से चलकर ये बिजनेस मेरी फैमिली में लेकर आए,
वो शख्स ने बोला, शर्मा साहब कपड़े पहनने से पैसा आता है। मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं सन 2000 के अंदर। 2000 वो शख्स बिजनेस को लेकर आए। उन्होंने बोला, शर्मा साहब कपड़ा पहनने से पैसा आता है। मेरे फादर ने बिजनेस को देखा, ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद काम स्टार्ट किया। मुझे आज भी वो दौर याद है जब बिजनेस उनके पास आया था तो मेरे फादर ने पूरी कॉलोनी में आरसीएम सबको बताया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। रिश्तेदारों को बताया, ज्वाइन नहीं किया। जब जब मेरे फादर को उस बिजनेस के बारे में मना किया जाता था, उनकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता था, वो और तेजी से काम करना चालू करते थे। कारण उनको इस बिजनेस का विजन समझ में आ गया था, इस बिजनेस की गहराई समझ में आ गई थी, जिस गहराई को हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दिन रात एक किया, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के, एक पैंट पीस को दिखा दिखा के उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया। और एक साल बाद मेरे फादर का एक महीने की इनकम थी 1,27,000 रुपया महीना। कितनी? 1,27,000 रुपया महीना। और सरकारी नौकरी उनको दे रही थी 25,000 रुपया महीना। कितनी दे रही थी? 25,000 की नौकरी पाने के लिए उन्होंने 25 साल लगा दिए। और आरसीएम की 1,27,000 रुपए की इनकम को पाने के लिए मात्र 1 साल लगाया। कौन सा बेहतर है? बात कर रहा हूं सन 2000 की, अभी की बात नहीं कर रहा। रुके नहीं, थके नहीं, चलते गए चलते गए चलते गए। कभी भी उन्होंने अपने काम में समझौता नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि मुझे जीतना है और आगे बढ़ना है। और जो वो लोग होते हैं ना, जीतना चाहते हैं, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है। फरवरी 2013 में उनका देहांत हो गया हार्ट अटैक से। वो दुनिया छोड़ के चले गए। जब वो दुनिया छोड़ के गए तो मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला, सरकारी नौकरी, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी थी, मेरे को सरकारी नौकरी मिल रही थी। दूसरा ऑप्शन था मेरे पास, क्या? मेरा खुद का डायमंड का बिजनेस। और तीसरा था आरसीएम। जब नौकरी की बात आई तो मुझे कई लोगों ने राय दी, सरकारी नौकरी ये कर लेना, छोड़ना मत। कई लोगों ने मुझे राय दी, डायमंड का बिजनेस है, डायमंड का बिजनेस कर, छोड़ना मत। और जहां आरसीएम की बात है, मुझे किसी ने राय नहीं दी। मैंने अपने सरकारी नौकरी को छोड़ा, उसको मैंने अपनी जिंदगी से क्विट किया। अपने डायमंड के बिजनेस को वाइंड अप किया, खत्म किया उसको भी मैंने, और फुल टाइम आरसीएम में उतर गया। और फुल टाइम आरसीएम बिजनेस पिछले 10 साल से कर रहा हूं। या तो मैं दिमाग से पागल हूं, या इस सिस्टम में बहुत ताकत है। या तो मैं दिमाग से पागल हूं, या सिस्टम में बहुत ताकत है। अगर पागल होता तो शायद ये भी नहीं कर रहा होता। लेकिन मुझे पता है इसकी पावर क्या है। क्योंकि यहां पर जब आप टीम बना लेते हो तो इंडिविजुअल आदमी काम नहीं करता, टीम काम करती है। और जहां टीम काम करती है वहां टाइम डेवलप होता है। और जहां टाइम डेवलप हो जाता है वहां पे इनकम भी डेवलप हो जाती है। हर बात समझ में? फादर चले गए, आज मेरी जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी कल्पना इंसान कल्पना में करता है। एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। इस आरसीएम बिजनेस ने मेरे को वो दिया जो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। सपनों के ऊपर भी अगर कोई चीज होती है, वो सब कुछ दे दिया। आज मेरी कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगले मेरे पास है, सबसे बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं मेंटेन करता हूं। मेरी जिंदगी में पूरे इतना बदलाव आ चुका है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में है। और सबसे बड़ी बात, मेरी किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी चीज पे कोई सरकारी लोन नहीं है। कल ही मेरा डिस्कस चल रहा था मैडम के साथ जयपुर के अंदर। हम जब साथ में आ रहे थे, लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगा के मैं एक मॉल खोल रहा हूं जयपुर में, जिसमें टोटल आरसीएम के 2-3 फ्लोर अपने खुद के रहेंगे। बहुत ही हाइजीन तरीके से उसको डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा हूं। आज सब कुछ है मेरे पास। मेरी कॉलोनी की सबसे महंगी गाड़ियां हैं मेरे पास। गाड़ी नहीं है, गाड़ियां। मेरी गाड़ियों की सबसे महंगी कार जो पूरे हिंदुस्तान उसको देखता है, उनका ड्रीम है, वो है दोस्तों मेरी सबसे प्यारी गाड़ी जो मेरी कारों में जो शुमार होती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूं, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है।
कितने का आता है? मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, स्कोडा, ये मेरी कारों का कलेक्शन है और चलाने वाला ये, और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है 5654। सब गाड़ियों का नंबर एक का भी नंबर दूसरा नहीं है। ये होती है लाइफ स्टाइल। जब अपनी BMW लेके कॉलोनी से निकलता हूं ना, आए हाय, तब लोग मेरे को पड़ोसी बोलते हैं, वाह क्या जिंदगी है। मेरी गाड़ी को आके देखते हैं ऐसे झुक झुक के, और उससे बड़ी बात अपने बेटे को थप्पड़ भी मारते हैं साथ में कि इसको देख BMW में घूम रहा है, तेरे को देख तू कहां पर है। तो बेटा पता है थप्पड़ खाने के बाद क्या बोलता है? आज से 22 साल पहले इसके पापा आपको RCM बताने आए थे, तब आपको समझ में नहीं आया था। आज से 22 साल पहले जब इसके पापा पैंट पीस लेकर आए थे, तब तो बोल रहे थे कि शर्मा जी पागल हो गए। आज 22 साल बाद आपको BMW नजर आ रही है। इट मीन्स दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। आपके कर्मों को कोई नहीं देखेगा सर कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। जिस दिन स्टार बन जाओगे ना, सब सलाम करेंगे। याद रखना, करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। अगर लाइफ स्टाइल, मेरा बैंक का मैनेजर परेशान है। मैं अपने बैंक में जाता हूं, मेरा मैनेजर मेरे को बोलता और हाथी आ गया। मैंने कहा आप बोलो। वो मुझे हाथी बोलते हैं। मैंने कहा हाथी क्यों बोलते हो? बोले मेरी जिंदगी में 40 साल हो गए इस बैंक का मैनेजर हूं मैं। कितने साल? 40 साल के करियर में मैंने हजारों लोगों को यहां पर आकर पैसा जमा कराते हुए भी देखा है, निकालते हुए भी देखा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पैसा जमा भी कराते हैं और, लेकिन पहला तो ऐसा हाथी राक्षस है जो भी बैंक में आता है सिर्फ निकालता ही निकालता है, जमा नहीं कराता। मुझे याद नहीं आता कि 22 साल के करियर में मैंने कभी अपने अकाउंट में पैसा जमा कराया। जरूरत ही नहीं है। पहले ही खत्म नहीं होता, दूसरा बोलता आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। दूसरा आता नहीं, तीसरा बोलता मैं भी तैयार हूं। इस RCM के पैसे की सबसे बड़ी मजबूरी जानना चाहते हो क्या है? जानना चाहते हो? यस। एक बार मैंने RCM के पैसे से पूछा था, मैंने कहा मेरा पीछा कब छोड़ेगा? तो RCM के पैसे ने मुझे रिप्लाई दिया, गलती किसने करी? गलती किसने करी? डायमंड कौन बना? बोला मैं बना भुगत। जब तक हूं तब तक आऊंगा, तेरे जाने के बाद भी आऊंगा, तेरे बच्चों को भी आऊंगा तो उनके बच्चों को भी आऊंगा। रोक सके तो रोक के बता दे। रोक सके तो रोक के। और इस दुनिया में लड़ाई किसकी है? पैसे के। और यहां पर इतना आएगा कि समेटते समेटते परेशान हो जाओगे मेरे भाई। इतना पैसा आएगा। आज मैं जिस चीज पर हाथ रखता हूं मेरी हो जाती है, सोचना नहीं पड़ता सीरियसली। आज वो कंडीशन हो गई है मेरी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आजकल मुझे लाख रुपए में 100 रुपया लगता है। महीने का 6 लाख रुपया तो मात्र GST भरता हूं। क्या भरता हूं? GST। इनकम अलग है। अब कैलकुलेट करते रहना, कर लो GST निकाल लो, इनकम आ जाएगी निकल के। सिर्फ GST डाल रहा हूं वो तो भी मैं। मेरा CA चार्टेड अकाउंटेंट मेरे से परेशान है। वो मेरे को बोलता है यार, हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूं, प्लीज डोंट कॉल मी राइट नाउ, ओके? हेलो, यस। मेरा CA परेशान है कि भैया तेरी बैलेंस शीट को कैसे संभालूं। मैं कहा होता क्या, तेरे खर्चे तो नाम मात्र के, इनकम इतनी बड़ी कि बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को नहीं होती। समझ रहा है मेरी बात को? राजस्थान के अंदर मेरा ITR टॉप 10 में है।
और क्या बताऊं, ये कम है? ये लग्जरी जिंदगी चाहते हो ना मेरे भाई, तो 5 साल इस बिजनेस का भूत बन जाओ। क्या बन जाओ? भूत देखा है? भूत नहीं देखा? मैं बताऊं कैसा होता है? मेरा जैसा होता है। भूत कैसा होता है? भूत 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 राक्षस, वो मेरा जैसा होता है। न सोता है न सोने देता है। क्योंकि मैं आज भी अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं हूं। मेरा टर्नओवर कम नहीं है दोस्तों। 30 तारीख को क्लोजिंग होती है, 1 तारीख को बिजनेस चालू होता है। सुबह 7 बजे मैं टेक्निकल होता हूं, 10 बजे एमरल्ड, 12 साढ़े 12 बजे स्टार एमरल्ड, लगभग 1:30-2 बजे के आसपास मैं रूबी की पिन कर जाता हूं क्रॉस। शाम तक होते होते 7 बजे तक स्टार रूबी क्रॉस हो जाता हूं। ये तो 1 तारीख का बिजनेस, अभी 29 दिन बाकी है। कितने दिन बाकी हैं? 29 दिन बाकी हैं। सोचो क्या होता होगा। 100 करोड़ से ऊपर है मेरा बिजनेस वॉल्यूम मंथली। कितना ऊपर है? 100 करोड़। स्ट्रक्चर बता देता हूं, मेरा छोटा सा स्ट्रक्चर है। बोर तो नहीं हो रहे? नो। मैंने बोला था भूत बनना है, वो भूत बन के क्या करना है वो बताऊंगा, ठीक है? मजा आ रहा है? पक्का। ये स्ट्रक्चर है, ये रवि शर्मा, ये मेरी 2 लेगे हैं। एक तरफ है डायमंड, नाम है सुरेंद्र बख्शी। दूसरी तरफ है डायमंड, नाम है मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़। दोनों का टर्नओवर 50 CR से ऊपर, 50 इधर 50 उधर, और मैं अकेला। स्टार्ट है। ये बिजनेस मार्केट से जस्ट उल्टा है। मार्केट में गला काट के आगे बढ़ा जाता है, यहां गले लगा के आगे बढ़ाया जाता है। मार्केट में दुकान खोलोगे तो लोग आपकी दुकान को बर्बाद होने के लिए दुआएं करेंगे। RCM में दुकान खोलोगे तो लोग यहां पर आपकी दुकान खोल के मिठाई बांटेंगे। करके देख लेना चेक। मार्केट में धंधा चौपट करने के लिए भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, और यहां पे धंधा बढ़ाने के लिए कोई रिश्तेदार हो ना हो, कार उनके घर में आएगी, नाचेंगे ये। और आश्चर्य की बात, मैं पता है क्या करता हूं? मेरी जानना चाहते हो? मैं कुछ नहीं करता। आप लोग अपने लिए मांगते हो, मैंने अपनी जिंदगी में भगवान से कभी अपने लिए नहीं मांगा। मैंने भगवान से पता है क्या मांगता हूं? अगरबत्ती जला के, हे प्रभु थोड़ी सी दया करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे इन दोनों डायमंडों को स्टार डायमंड बना दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी भी अपने लिए नहीं मांगा। मैंने क्या मांगा कि मुझे तो कुछ मत दे, मेरे नीचे 2 डायमंड को स्टार डायमंड बना दे, मेरा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये दुनिया का वो व्यापार है जिसको चलाकर भी रोकना चाहोगे ना तो रुकेगा नहीं, चलाकर भी रोकना चाहोगे तो रुकेगा नहीं। और मैं एग्जाम्पल देके समझा सकता हूं। यहां पे एग्जाम्पल, लिटरली लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूं। आप आ जाइए, इनको बुला रहा हूं। आप ही के बीच के लोग हैं ये। इनको मैं जयपुर से तो पैक करके लाया नहीं, पिपरिया से ही है ना? सर कैसा फील कर रहे हो RCM में? बिंदास सर, बहुत बढ़िया। अपलाइन जो बोलती है उसकी बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? 100% मानना चाहिए सर। अपलाइन भगवान तो नहीं होती, पर भगवान के बराबर होती है। यस सर। अगर जो अपलाइन ने कह दिया वो करना चाहिए, करोगे? यस सर, बिल्कुल करेंगे। मैं आपके अपलाइन में आता हूं तो मेरी बात नहीं मानोगे? यस सर। वादा करते हो?
वादा करते हैं, कसम खाते हो? कसम खाते हैं, आरसीएम छोड़ दो। वो नहीं छूटेगा सर। अरे छोड़ दो। नहीं सर, आरसीएम नहीं छूटेगा।